ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन। अब नाम से ही पता चल जाएगा कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, बताओ मुझे। आप लोग इंग्लिश तो जानते ही हो, कंबाइन। हाँ, इंग्लिश जब दो में एलिमेंट कॉम्बिनेशन का मतलब ही होता है भाई कंबाइन करना। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा केमिकल्स मतलब के एलिमेंट्स या कंपाउंड कंबाइन करते हैं और एक बड़ा सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे सब्सटेंस मिक्स होते हैं मतलब कि कंबाइन करते हैं और बड़ा सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि सिंपल एग्जांपल, कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। C+O2 gives CO2। वैसे ही वाटर भी ऐसे ही बनता है, H2+O2 gives H2O। ठीक है, तो इसी तरह से पूछे व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो क्या लिखेंगे, द रिएक्शन इन विच two or more than two substance simple substance, ठीक है, joins to form bigger substance। ठीक है, the reaction in which two or more than two simple substance joins to form a bigger substance is called, क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बराबर। अब एग्जाम्पल तो पढ़ना ही पड़ेगा, और एग्जाम्पल हम वैसे तो अपने आप भी बना सकते हैं। जैसे सिंपल है, कार्बन और ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं तो वाटर बनता है। लेकिन लेट अस सी द एग्जाम्पल गिवन इन अ टेक्स्ट बुक, क्योंकि वही हमको एग्जाम में आने वाला है। तो देखो क्या बोला है, एक्टिविटी 1.4 पढ़ते, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड लेने को बोला है। बताओ कैल्शियम ऑक्साइड की केमिकल फॉर्मूला क्या होती है। कैल्शियम ऑक्साइड कोई बना सकता है केमिकल ऑक्साइड की केमिकल फॉर्मूला? હું તો કરતો જ નથી। CaO। એટલે મને ખબર હોય બધી પણ હું કોઈ સર્ચ ન મારું। તમે કેદી માર્યું? હવે કહું છું આ મારતું सर किसी का बहुत कैल्शियम ऑक्साइड की केमिकल फॉर्मूला होती है CaO प्लस, क्या बोला है, अब देखो आगे पढ़ते हैं, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर। फिर क्या बोला है, स्लोली ऐड वाटर टू इट। इसके अंदर क्या ऐड करने को बोला है, वाटर। बताओ वाटर की केमिकल फॉर्मूला क्या होती है? H2O। H2O। ओके, अब मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, कैल्शियम ऑक्साइड को मतलब हम लोग हमारी देशी भाषा में क्या बोलते हैं पता है? क्या बोलते हैं? चूना। 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 ठीक है, जो अभी दिवाली में आप लोग ने शायद किया होगा। ठीक है, चूना, चूना होता है। चूना आपको पता होगा स्टोन्स के फॉर्म में आता है, ऐसे बड़े बड़े पत्थर आते हैं। तो चूने में आपको पानी डालना है। ठीक है, नॉर्मली देखो तुम लोग तो सब मतलब थोड़े मुझे अपर मिडिल क्लास लगते हो, तो हम लोग तो घर में चूना नहीं करते, इसके लिए ज्यादा आपको शायद पता नहीं होगा। हम लोग घर में या तो ऑयल पेंट करेंगे या तो डिस्टेम्बर करेंगे, अच्छा कलर करते हैं। लेकिन जो लोग चूना करते हैं वो कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले एक ड्रम लेते हैं, एक ड्रम के अंदर वो पानी भर देते हैं, पूरा ड्रम को मतलब 70% कवर कर देते हैं विद द वाटर। और फिर उसके अंदर चूना डालते हैं, मतलब पहले वाटर लेते हैं, वाटर के अंदर चूना मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को ऐड करते हैं। और पता है क्या होता है, जब पानी के अंदर, पानी नॉर्मल है, नॉर्मल पानी मतलब जो सुबह म्युनिसिपालिटी का आता है या बोर्ड का आता है वही पानी है, सादा पानी। और जैसे ही उसमें चूना ऐड करते हैं, पता है क्या होता है, पानी में से पानी उबलने लगता है, बॉयल होने लगता है। और बॉयल तो होता है, साथ में जबरदस्त हीट बाहर आती है। ओके,
हीट बार आती है, मतलब कि हीट बार आती है और चूना और पानी के बीच में रिएक्शन हो जाता है और पता है क्या बन जाता है? बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं चूने का पानी। ठीक है, चूने का पानी, चूने का पानी। ठीक है, अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मूला क्या हो जाएगी? CaOH ट्वाइस। OH2। ठीक है, CaOH ट्वाइस। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि चूना छोटा सब्सटेंस है, 2 ही एटम है, वाटर में भी 2 एटम है। ठीक है, और इससे बनता है एक बड़ा सब्सटेंस जिसके अंदर एक कैल्शियम का, ठीक है, 2 ऑक्सीजन के, 2 हाइड्रोजन के, मतलब हो क्या रहा है कि 2 छोटी छोटी चीज में से एक बड़ी चीज बनती है। तो ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, समझ आया सबको? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 छोटे छोटे सब्सटेंस एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और एक बड़ा सब्सटेंस बनाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ मिक्स होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और बहुत सारी हीट भी प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर देखो, अब दूसरे भी एग्जांपल्स हम देखते हैं। क्या बोला है? अब सॉल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम। ठीक है, इसका जो केमिकल नेम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो है, लेकिन इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसको क्या बोलते हैं? इसको लाइम बोलते हैं। ठीक है, ये स्लेक लाइम है। ठीक है, मिल्की होता है, दूध जैसा सफेद होता है। आपने देखा होगा चूने का पानी दूध जैसा सफेद होता है। और अगर आपके घर में चूना नहीं हुआ तो पान के गल्ले पे तो देखा ही होगा, वो चूना ऐसे मिलाता है ना, तो कैसा होता है? दूध जैसा होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है स्लेक लाइम। अब हम क्या करते हैं, ये चूने के पानी को कहाँ लगाते हैं? ठीक है, पहले हमने क्या किया, चूने के पानी में चूना डाला और चूने का पानी बनाया। अब उस चूने के पानी को हम दीवार पे लगाते हैं। ठीक है, दीवार पे लगाते हैं तो दीवार में जो एयर होता है उसमें आता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन भी होता है, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। और पता है कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? आपने खुद ने कभी नोटिस किया होगा कि कई बार वो चूने की पता है पोपड़ी निकल जाती है, ऐसे पत्थर जैसा चूना बाहर आ जाता है, तो वो जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। एच का हाइड्रोजन कहाँ पे गया? वाटर जो है वो गैस बन के वेपर बन जाता है। ठीक है, जैसे आप कभी आपने देखा होगा चूने को ऐसे दीवार पे लगा दे तो पहले चूना गीला होता है, मतलब ऑलरेडी कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, और गीला होता है मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन एयर की वजह से वो वाटर वेपर बन के उड़ जाता है। ठीक है, तो ये वो एग्जांपल है, मतलब ये पूरी प्रोसेस है। जब हम चूना बनाने से लेके चूने लगाने तक दीवार पे, ये पूरी प्रोसेस को हम कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। पहले हमने पानी के अंदर चूना डाला तो उससे बन गया चूने का पानी, जिसको हम स्लेक लाइम बोलते हैं। फिर स्लेक लाइम को हमने दीवार में लगाया तो कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन होकर बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। अभी जैसे दीवार पे मान लो चूना लगा हुआ है तो वो चूना नहीं है, वो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है। और जब हमने लगाया था तो उसमें जितना भी मॉइस्चर था वो वेपर बन गया और एयर में चला गया। ठीक है, तो दिस इज अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरे एग्जांपल्स भी है। एग्जांपल 2 हम लेते हैं। एग्जांपल 2 है कंबशन ऑफ कोल। कंबशन ऑफ कोल। कंबशन ऑफ कोल या बर्निंग ऑफ कोल, तो क्या होता है? कोल जब हम हीट करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल। ठीक है, कोल के अंदर मेजर पोर्शन में कार्बन होता है। अगर मैं एंथ्रेसाइट की बात करूं, एंथ्रेसाइट कोल की आपको शायद टाइप्स पता होगी। एक होता है पीट कोल, लिग्नाइट कोल, बिटुमिनस कोल और एंथ्रेसाइट। तो एंथ्रेसाइट कोल में 97% तक कार्बन होता है, मतलब कोल इज नथिंग बट अ कार्बन, इतना मान लो। तो जब आप कोलसे को गर्म करते हो तो वो धुआं जो बनता है वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल है, एग्जांपल 3 लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी जो बनता है वो भी हमारा
वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर कैसे बनता है आप सब जानते ही हो, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, दोनों कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, वाटर इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि दो छोटी छोटी चीज एक बड़ी चीज बना रही है, दो छोटी छोटी चीज एक बड़ी चीज बना रही है। हाँ, बैलेंसिंग बाकी है पर वो तो हम कर लेते हैं। और भी मैं देख लूं कुछ बाकी है तो। हाँ, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहला रिएक्शन जो हमने देखा, इसमें हीट बाहर निकल रही है। तो जब हीट बाहर निकलती है तो थोड़ा सोच के बताओ, मुझे बताओ, तुमने लोअर सेल में पढ़ा होगा, जब कोई भी रिएक्शन में या सब्सटेंस में से हीट बाहर निकलती है तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं कि एक्सोथर्मिक बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो जब रिएक्शन में से हीट बाहर निकले तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जैसे कि ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। ठीक है, दिस इज अवर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे एक और एग्जांपल भी है। एग्जांपल है यस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। एग्जांपल 4 ले लेते हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का मतलब होता है सीएनजी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। पता है ना सीएनजी का मतलब, नेचुरल गैस मतलब कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, अब आपको पता ही होगा कि नेचुरल गैस जब कंबाइन होता है तो बहुत ज्यादा हीट निकलती है। आपने सीएनजी की रिक्शा तो देखी होगी, जब हम सीएनजी की रिक्शा में नेचुरल गैस डालते हैं, रिक्शा चलती है तो साइलेंसर में से क्या निकलता है, धुआं निकलता है। मतलब क्या हो रहा है कि जब नेचुरल गैस हीट होता है, नेचुरल गैस जब जलता है तब बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। इसी वजह से आपने देखा होगा, ठीक है, देखा होगा कि जब आप नॉन स्टॉप, अगर आपके पास सीएनजी व्हीकल है, मतलब आपकी कार में सीएनजी है, ठीक है, तो आप 100-150 किलोमीटर चलाने के बाद आपको गाड़ी रोक देनी पड़ती है। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है कि सीएनजी वैसे अच्छा फ्यूल है, लेकिन सीएनजी में हीट बहुत प्रोड्यूस होती है। कई बार हम सुनते हैं कि गाड़ी में आग लग गई, उसका कारण भी कई बार सीएनजी होता है। सीएनजी में आग लगने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि सीएनजी के अंदर होता है मीथेन, और मीथेन जब जलता है तब अपने साथ एनर्जी के साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस करता है, और कई बार उस हीट के वजह से गाड़ी में आग लग जाती है। इसलिए जितने भी ट्रेवलर्स वाले होते हैं, ये इको वीको चलाते हैं, वो लोग तुम देखना, यहाँ से मान लो अंबाजी जाएंगे ना, तो 100-125 किलोमीटर होगा तो गाड़ी दबाई देंगे, गाड़ी दबाएंगे, ठीक है, चाय पानी करेंगे, और वो इंजन आगे का जो बोनेट होता है ना वो खोल देंगे। ठीक है, क्योंकि इंजन गर्म हो जाता है उसमें। लेकिन अगर आपके पास डीजल गाड़ी है या आपके पास पेट्रोल गाड़ी है तो आप नॉन स्टॉप 1000 किलोमीटर चलाओ, कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन सीएनजी में ऐसा होता है, सीएनजी का रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस का मतलब होता है, इधर लिखता हूं CH4। बताओ CH4 क्या है, नाम तो सुना ही होगा, मीथेन। यस, मीथेन। ठीक है, CH4 मीथेन। अच्छा, मीथेन जो है वो नेचुरल गैस के अंदर मेन कंपोनेंट है। ठीक है, नेचुरल गैस को जलाओ मतलब मीथेन को जलाओ, तो मीथेन जब जलता है तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और अपने साथ प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, या प्लस हीट एनर्जी। ठीक है, तो नेचुरल गैस का जो कंबशन है वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि नेचुरल गैस जब जलता है तो अपने साथ साथ बहुत हीट प्रोड्यूस करता है। तो नेचुरल गैस का रिएक्शन भी क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। जब भी हीट बाहर निकले तो समझ जाने का एक्सोथर्मिक। अच्छा बताओ, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, जो मैं अभी रेस्पिरेशन ले रहा हूं, ये रेस्पिरेशन जो होता है वो कौन सा रिएक्शन हुआ, एंडोथर्मिक हुआ कि एक्सोथर्मिक हुआ? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, यस, रेस्पिरेशन का इक्वेशन भी एक्सोथर्मिक है। आपको पता है जब इंसान मर जाता है तो उसकी बॉडी ठंडी क्यों हो जाती है? जिससे सांस लेना बंद हो जाता है। रेस्पिरेशन बंद हो जाता है, रेस्पिरेशन बंद होगा तो हीट प्रोड्यूस होना बंद हो जाती है। ठीक है,
रेस्पिरेशन बंद होगा तो हीट प्रोड्यूस होना बंद हो जाती है। इसके लिए जब भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मरता है तो उसकी बॉडी ठंडी ही हो जाती है, क्योंकि रेस्पिरेशन स्टॉप होता है। रेस्पिरेशन ही हमको हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मान लो कभी आप 0 डिग्री सेल्सियस में गए हो या -5 डिग्री में गए हो, जैसे अभी आप इस टाइम पे आप शिमला, मनाली, डलहौजी, धर्मशाला ऐसे कोई हिल स्टेशन पे गए हो, ठीक है, -5 डिग्री का टेम्परेचर है, 0 डिग्री का टेम्परेचर है, जहां देखो वहां बर्फ ही बर्फ है। ठीक है, आपके पास स्वेटर वेटर है, आपको ठंड लगेगी, लेकिन एक काम आप करोगे ना तो आपको अपने आप गर्मी लगना शुरू होगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जनवरी में लास्ट ईयर मैं डलहौजी में ट्रैक पे गया था। ठीक है, ट्रैकिंग में गया था, तो वहां पे स्नोफॉल हुआ था। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार स्नोफॉल देखा, लाइव स्नोफॉल हुआ था। तुम जहां नजर उठा के देखो चारे बाजू स्नो। ठीक है, लेकिन जब हम लोग वॉक कर रहे थे, जब हम लोग ट्रैक कर रहे थे, तब किसी ने भी जैकेट नहीं पहना था। हाँ, जब निकले थे तब सब लोग जैकेट, टोपी, मास्क ये सब पहन के निकले थे, फुल प्रोटेक्शन। लेकिन जब हम 4-5 किलोमीटर ट्रेवल किया तब सबने स्वेटर वेटर, जैकेट, टोपी वोपी सब उतार दी। ठीक है, एक बाजू बर्फ गिर रही है और सबने टोपी वोपी उतार दी, क्योंकि हम जब चल रहे थे तब हमारी सांसें फास्ट हो जाती है, हमारा रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है और बॉडी इतना हीट प्रोड्यूस करती है उस टाइम पे। ठीक है, कभी आप ऐसी जगह पे पहुंचो, आपको बहुत ठंड लगे ना, कुछ भी नहीं करना है, बाहर जाके वॉक करना शुरू कर दो, भागना शुरू कर दो। ऐसा करने से ही हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा, फास्ट रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा, और जितना ज्यादा रेस्पिरेशन होगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। अगर आप ऐसी जगह पे जाके एक रूम के अंदर बैठ जाओ रजाई वजाई ओढ़ के, तो आपको ठंडी डबल लगेगी। रूम के अंदर जाओगे तो ठंडी ज्यादा लगेगी, और चलते फिरते रहोगे तो ठंडी नहीं लगेगी, क्योंकि रूम के अंदर जाओगे तो आपका रेस्पिरेशन का रेट स्लो हो जाता है। और जब आप बाहर चलते हो, दौड़ते हो, साइकिल चलाते हो, तो रेस्पिरेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसीलिए जब हम साइकिलिंग करते हैं, भागते हैं, क्यों पसीना आता है, क्योंकि उस टाइम पे हमारा रेट ऑफ रेस्पिरेशन फास्ट हो जाता है और ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो याद रखना, रेस्पिरेशन का रेट भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, और अगर कोई एग्जाम्पल बचते हैं तो वो भी हम ले लेते हैं। ठीक है, फिर फोटोसिंथेसिस का भी है एक इक्वेशन, एग्जांपल 5, वो भी मेरे पास जगह नहीं है, तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अभी तक किसी को कोई डाउट है इस टॉपिक में? सर आप भेजोगे कि हमें लेना है? नो सर। फिफ्थ एग्जांपल इज रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, याद रखना, रेस्पिरेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, जब भी ठंड लगे रेस्पिरेशन के रेट को बढ़ा दो, चलने लगो, भागने लगो, साइकिल चलाने लगो, स्विमिंग करने लगो। ठीक है, कुछ भी करो, लेकिन अपने रेस्पिरेशन को बढ़ाओ तो हीट प्रोड्यूस होगी बॉडी में। ओके, अब देखो कैसे होता है रेस्पिरेशन का रिएक्शन। ऑलरेडी हम बायोलॉजी में पढ़ के आए एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो वही है रेस्पिरेशन, मतलब C6H12O6, ये हमारा फूड है जो हमारी बॉडी में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसको आप ग्लूकोज भी बोल सकते हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी बोल सकते हो। ठीक है, अब रेस्पिरेशन में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, हम सबने दोपहर को लंच किया होगा, अब लंच जो किया है वो हमारी बॉडी में स्टोर्ड है, फूड जो है वो स्टोर्ड है, और फिर ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो फूड का डिकम्पोजिशन होता है और प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एनर्जी। ठीक है, तो वैसे देखने जावे तो ये रिएक्शन जो है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि देखो यहाँ पे फूड के टुकड़े हो रहे हैं, यहाँ पे बड़ा सब्सटेंस छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रेस्पिरेशन इसीलिए पढ़ा क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, जबकि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट बाहर निकल रही है, दैट्स व्हाई हमने इसको पढ़ा। ओके, तो यहाँ पे अपने ये 5 रिएक्शंस है जो हमारे खत्म होते हैं। ठीक है, तो ये 5 रिएक्शंस है, these are the 5 various types of combination reaction. ठीक है, फोटोसिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, कंबशन ऑफ कोल, ये सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है।
ओके, इसको भी बैलेंस कर देते हैं। कार्बन 6 है तो 6 लगा देते हैं, हाइड्रोजन 12 है तो 6 2 12 कर देते हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया 6 2 12 प्लस 6 18, यहाँ पे 6 2 12। अब ये हो गया बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन में पहला रिएक्शन खत्म। सर एग्जांपल 5 में पायरुवेट नहीं बनेगा? अरे भाई वो तो तू डिटेल क्यों कर रहा है, तू अल्टीमेट बात कर। वो डिटेल में बायोलॉजी थोड़ी पढ़ रहे हैं, अभी हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। फिर तो उसमें लिखना पड़ेगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, फिर साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब थोड़े लिखने का। इसमें तो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में इतना सब डिटेल में नहीं करने का। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है कॉम्बिनेशन के बाद डीकंपोजिशन। दूसरा रिएक्शन आएगा डीकंपोजिशन, कॉम्बिनेशन का उल्टा। ठीक है, जब कोई बड़ी चीज के 2 या 2 से ज्यादा टुकड़े हो जाते हैं तो बनता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन है डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो डीकंपोजिशन में बड़ा सब्सटेंस छोटा छोटा हो जाता है। द रिएक्शन इन विच bigger substance breaks into smaller substance is called decomposition reaction। ठीक है, जब एक बड़ा सब्सटेंस 2 या 2 से ज्यादा टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है तब होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो तोड़ने का बहुत रास्ता होता है, मतलब केमिकल्स अलग अलग तरीके से हम डीकंपोज कर सकते हैं। कुछ डीकंपोजिशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। जब हीट से कोई भी चीज डीकंपोज होती है तो उसको बोला जाता है थर्मल डीकंपोजिशन। ठीक है, जब लाइट से भी डीकंपोज होता है, लाइट से भी, सनलाइट से भी कुछ चीजें डिकम्पोज हो जाती है तो उसको बोलते हैं फोटोलाइसिस। फिर कई बार डिकम्पोजिशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट मतलब एक केमिकल जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं लेता लेकिन रिएक्शन को फास्ट करता है। तो समटाइम द रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, तो उसको कहा जाता है कैटालिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, कई बार डिकम्पोजिशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देते तो सब्सटेंस टूट जाते हैं तो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो देखने जाए तो 4 तरह के डिकम्पोजिशन है। थर्मल मतलब गर्म करके तोड़ना, सनलाइट मतलब धूप से तोड़ना जिसको हम बोलते हैं फोटोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब करंट देके तोड़ना, और चौथा है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट मतलब केमिकल से तोड़ना। ठीक है, तो 4 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन: थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट, लाइट डिकम्पोजिशन, फोटोलाइसिस, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, कैटालिस्ट डिकम्पोजिशन, कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो 4 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन। ओके, तो सबसे पहले लेट अस, अब आप आराम से अपना बना सकते हो। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब द रिएक्शन इन विच bigger substance breaks into smaller substance with the help of heat is called thermal decomposition. The reaction in which bigger substance breaks into smaller substance with the help of sunlight is called photolysis decomposition. The reaction in which bigger substance breaks into smaller substance with the help of electric current is called electrolysis decomposition. And the reaction in which bigger substance breaks into smaller substance with the help of catalyst is called catalytic decomposition. तो ये डेफिनेशन आप अपने आप बना सकते हो। ठीक है, तो अब हम उसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखने के लिए, हाँ, पहला एग्जांपल आ रहा है हीट वाला। चलो 2 एग्जांपल है हीट वाले। ओके, तीसरा भी हीट वाला है।
ये सनलाइट वाला भी है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट वाला नहीं है, कैटालिस्ट का भी नहीं है, लेकिन मैं करवाता हूँ। चलो पहले हम हेडिंग मार देते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, गरम करके तोड़ो, गरम करके तोड़ो, ठीक है। सबसे पहले क्या तोड़ते हैं, ज्यादा नहीं, हम केमिकल का ही इसका एग्जांपल लेते हैं, टेक्स्ट बुक के ही एग्जांपल है फेरस सल्फेट का, FeSO4। FeSO4 को हीट करते हैं, ठीक है। फेरस सल्फेट का रिएक्शन है FeSO4। FeSO4 जब हम उसको हीट करते हैं तो प्रोड्यूस होता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है। अब ये भाई रिएक्शन आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन ज्यादातर लर्न करने वाले होते हैं। इसमें आप नहीं, आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि जब भी फेरस सल्फेट को आप हीट करोगे तो फेरिक ऑक्साइड मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा। दूसरा एग्जांपल भी है हमारे पास, वो है लीड नाइट्रेट का, ठीक है। इसके बाद है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये बहुत इजी रिएक्शन है, इससे होता है CaO प्लस CO2। जैसा एक और लिख देता हूँ, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, ZnO प्लस CO2, ठीक है। और एक लास्ट है लीड नाइट्रेट का, लीड नाइट्रेट का है PbNO3, ठीक है। लीड नाइट्रेट का PbNO3 ट्वाइस, जब उसको हीट करते हैं तब बनता है PbO2 प्लस NO2 प्लस O2, ठीक है। लीड नाइट्रेट से बनता है लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, PbO। ये लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा रिएक्शन और ये वाला रिएक्शन आपको खोखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। लीड नाइट्रेट will produce lead oxide plus nitrogen dioxide plus oxygen। तो ये बात हो गई थर्मल डिकम्पोजिशन की, जिसमें आपने हीट दी और सब्सटेंस के टुकड़े टुकड़े हो गए, ठीक है। अब मैं बात करता हूं हीट वाला, सनलाइट वाला, ठीक है। फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन, और ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जैसे कि सिल्वर क्लोराइड इज द एग्जांपल, सिल्वर क्लोराइड AgCl, AgCl के ऊपर ये सिल्वर क्लोराइड है, जब उसके ऊपर सनलाइट गिरती है तब वो डिकम्पोज हो जाता है Ag प्लस Cl2, ठीक है। तो ये हो गया फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। और तीसरा और आखिरी जो है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन जो होता है वो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट का सिंपल एग्जांपल है वाटर। वाटर के अंदर आपने बचपन में भी रिएक्शन पढ़ा होगा, वाटर के अंदर जब आप करंट देते हो, ठीक है, तो प्रोड्यूस होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पढ़ा ये रिएक्शन लोअर स्टैंडर्ड में, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर वैसे तो प्योर वाटर इंसुलेटर होता है, लेकिन थोड़ा सा नमक डाल दो, जैसे 3 इडियट्स में डाला था, ठीक है, और फिर उसमें झटका दो, करंट दो, तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अलग होते हैं फ्रॉम वाटर इन लिक्विड फॉर्म। तो वैसे तो 4 है डिकम्पोजिशन, लेकिन हमारे टेक्स्ट बुक में 3 ही है, तो हम 3 ही पढ़ेंगे। अगर चौथा का नाम मैं लिख देता हूं, वो है कैटालिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है, कैटालिटिक डिकम्पोजिशन। उसका हमारे पास कोई एग्जांपल टेक्स्ट बुक में नहीं है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। लेकिन अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो मैं बता दूं कि जो हेक्सेन होता है, हेक्सेन एक एग्जांपल है। आपको पता है कि केरोसिन, केरोसिन तो पता है ना, केरोसिन,
केरोसिन को हम डिकम्पोज करते हैं, मतलब कि हीट करते हैं और उसमें से पेट्रोल बनता है। पेट्रोल दो तरीके से बनता है, एक तो नेचुरली बनता है, मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब करते हैं तब उसमें से पेट्रोल तो बनता ही है, लेकिन पेट्रोल कम बनता है, केरोसिन ज्यादा बनता है। मतलब मान लो पेट्रोल 30% बनता है और 40-45% केरोसिन बनता है उसमें। तो केरोसिन की डिमांड इतनी नहीं है। केरोसिन कौन यूज करता है? फ्यूल में यूज नहीं होता है वो आजकल वो लालटेन और वो स्टोव प्राइमर्स के जमाने खत्म हो गए, इसलिए केरोसिन बनता ज्यादा है लेकिन डिमांड नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं इंडिया में, केरोसिन निकाल देते हैं, पेट्रोल भी निकाल देते हैं, लेकिन फिर बाद में केरोसिन को कैटालिटिक डिकम्पोज करते हैं। कैटालिस्ट के सामने आयरन कैटालिस्ट ले लेंगे या निकल कैटालिस्ट ले लेंगे, उसके बाद उसको डिकम्पोज करके उसमें से पेट्रोल बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स है कि कैटालिस्ट से भी डिकम्पोजिशन होता है। कोई केमिकल्स जैसे आयरन कैटालिस्ट हो गया, निकल हो गया, प्लेटिनम हो गया, कोबाल्ट हो गया, इस तरह के आयरन ऑक्साइड हो गया, ऐसे अलग अलग तरह के केमिकल्स को हम कैटालिस्ट के फॉर्म में ले सकते हैं, जो रिएक्शन को फास्ट बनाते हैं लेकिन रिएक्शन में भाग नहीं लेते, पार्टिसिपेट नहीं लेते। तो ऐसे रिएक्शन को बोला जाएगा डिकम्पोजिशन। सर रिजॉइन होना है? हाँ, रिजॉइन होना है। आज हम टॉपिक और चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, रिजॉइन हो जाना। ठीक है, बैलेंस क्लोराइड गैस है। Fe2 कर लेते हैं, सल्फर 2 3 4 5 6 7। यही सारी चीजें लागू होती है हमारी लाइफ में। ठीक है, जैसे क्रिकेट में हम देखते हैं कि अच्छा प्लेयर खराब प्लेयर को रिप्लेस करता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले, क्रिकेट में ओपनिंग बैट्समैन कौन है अभी इंडिया का? शिखर धवन है और राहुल है। ठीक है, अब मान लो शिखर धवन आउट ऑफ फॉर्म चला जाता है, तो फिर हम किसको बुलाते हैं? मयंक अग्रवाल को बुलाते हैं। ठीक है, मयंक अग्रवाल को बुलाते हैं या कोई अच्छे ओपनर को बुलाते हैं। सिमिलरली जब युवराज सिंह फॉर्म में नहीं था तो हमने युवराज सिंह को हटाया, फिर रायडू को लेके आए। ठीक है, जब धोनी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था तो ऋषभ पंत को लेके आए। अब ऋषभ पंत परफॉर्म नहीं कर रहा है तो T20 में और वनडे में भी राहुल आ रहा है। तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि एक खराब फॉर्म वाले प्लेयर को एक फॉर्म वाला प्लेयर रिप्लेस करते जाता है। वैसे ही केमिस्ट्री में भी होता है कि हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, उसकी जगह ले लेगा, बराबर। तो दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो थर्ड और आखिरी रिएक्शन आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। द रिएक्शन इन विच highly reactive metal displaces less reactive metal is called displacement reaction। ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो तरह के डिस्प्लेसमेंट होते हैं, मोनो और डबल। हम मोनो ही पढ़ेंगे, डबल नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज आपको हमने पहले भी पढ़ी हुई है, कनक, माला, जूफी, पप्पू, हाजी अली। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगा, जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम जिंक से रिएक्टिव है, सबसे ज्यादा पोटेशियम रिएक्टिव है और सबसे कम गोल्ड रिएक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट बुक का एग्जांपल लेंगे, अपने घर का नहीं लेंगे तो चैप्टर एंड हो जाएगा जल्दी जल्दी। इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कॉपर सल्फेट और आयरन का। कॉपर सल्फेट और आयरन का CuSO4 प्लस आयरन।
अब देखो मेटल पे नजर डालो, यहाँ पे मेटल Fe है और यहाँ पे मेटल कॉपर है। आपको ये देखना है कि क्या आयरन की औकात है कि कॉपर को रिप्लेस करे। आयरन का आता है, इधर आता है, कॉपर बाद में आता है, मतलब आयरन जो है वो कॉपर से रिएक्टिव है। हमको देखनी है कि मेटल, क्या इस मेटल की औकात है कि इसको हटा सके। ठीक है, तो आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। देखो आयरन पहले आता है, कॉपर बाद में आता है, तो होगा क्या कि आयरन कॉपर की जगह ले लेगा, तो क्या बन जाएगा FeSO4 और कॉपर अलग हो जाएगा। छूटा छेड़ा, ठीक है, छूटा छेड़ा रिएक्शन ऑलरेडी हम मेटल्स में ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो दोबारा रिवीजन ही हो रहा है हमारा। ठीक है, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन विल गिव यू दिस। दूसरा एग्जांपल है Zn प्लस CuSO4, पहले मैं लिख देता हूँ CuSO4 प्लस Zn, और तीसरा एग्जांपल है CuCl2 प्लस Pb लीड। अब आपको नजर होनी चाहिए, जो छूटक मेटल होता है उसके ऊपर सबकी नजर होनी चाहिए कि वो जो जोड़के में है उससे ज्यादा रिएक्टिव है या नहीं। अब जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है या नहीं, तो हाँ भी है, जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब उसकी जगह ले लेगा, तो क्या बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। सिमिलरली लीड जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है या नहीं, लीड ये रहा, कॉपर Yes. ये रहा, तो यस लीड भी कॉपर की जगह ले लेगा, तो क्या बन जाएगा PbCl2 प्लस Cu। ठीक है, मतलब होता क्या है कि कॉपर सल्फेट, एक में खाली नाम लिखता हूं, क्या बन जाता है आयरन सल्फेट। वैसे ही कॉपर सल्फेट बन जाता है जिंक सल्फेट, वैसे ही कॉपर क्लोराइड बन जाता है लीड क्लोराइड। क्योंकि आयरन, जिंक और लीड तीनों ही कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, और हमने यही पढ़ा है कि जब भी ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। तो इस रिएक्शन को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन इन विच highly reactive metal displaces less reactive metal is called displacement reaction. Okay? Yes, sir.